हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द शॉर्ट सीरीज़ जिसमें कि हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एक छोटे से वीडियो में। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है शॉर्ट सीरीज़ का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो देखे थे एंड उसमें हमने एक टारगेट रखा था 10,000 लाइक्स का और मैंने आपको बोला था वैसे ही हम लोग करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। तो हेयर वी गो, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रीसेंट जजमेंट्स नहीं है, रीसेंट का मतलब जो साल 2 साल पहले हुए हैं उसके लिए भी अगर वो बात करें तो वो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रीसेंट में भी साल 2 साल पहले हुई हैं वो सारी जजमेंट्स नहीं होगा तो हम एक अलग से लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन चलो उसमें भी रख लेते हैं। इसमें जब 10,000 लाइक्स हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट वो वाला करेंगे अपन। ठीक है, जो रिसेंट में जजमेंट्स हुए थे ये क्या है जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं, जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज से 10 साल पहले थी, आज से 10 साल बाद भी उतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी जजमेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जजमेंट्स हैं जो इंडियन कोर्ट्स की हैं, फॉरेन कोर्ट्स की नहीं है। इसमें जजमेंट्स कुछ होती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा एक दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा केस है दैट इज़ ए के गोपालन केस। एंड लेट मी टेल यू, ये जो पूरा कंपाइलेशन है, जो पूरा PDF है, आपको परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक मिनी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं आप परमार अकेडमी ऐप से। ओके, तो सबसे पहला केस 1950 में निकल के आता है A.K. गोपालन केस। तो A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत। और इन्होंने बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन है, इट इज़ अ वॉल्यूशन ऑफ राइट टू लाइफ। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या हियरिंग दी कि नो, इट इज़ नॉट अ वॉल्यूशन ऑफ राइट टू लाइफ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 21। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि नो वन, ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। किसी की राइट टू लाइफ को छीना नहीं जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। यानी कि अगर कोई कानून बना है अरेस्ट को लेके और उस कानून में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है अगर उसको फॉलो किया जा रहा है तो डिटेंशन बिल्कुल लॉफुल होता है। इसमें बिल्कुल कोई अनलॉफुल डिटेंशन नहीं है। और यानी एक तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टुक अ नैरो वेव ऑफ आर्टिकल 21 जो कि ब्रॉड होता है। हम आगे चल के देखेंगे मेनका गांधी केस में। 1951 में होता है शंकरी प्रसाद केस। इसको हम फर्स्ट अमेंडमेंट केस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट ने किया क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अमेंड करी थी। में से जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया था उसको चैलेंज किया था शंकरी प्रसाद जी ने। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है एंड दे वुड नॉट बी वॉयलेटिव, कैन से दे वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल नंबर 13। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से इम्यून कर दिया गया। ठीक है, कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। ये पावर दी गई शंकरी प्रसाद। अब इसका उल्टा चीज़ हम देखेंगे गोलकनाथ केस में। 1916 में बेरूबारी यूनियन केस होता है। इसकी चर्चा हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी करी थी, 9th अमेंडमेंट अगर आपको याद हो, जिसको कि जहाँ पे नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और फिरोज़ खान नून जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कुछ जो टेरिटरीज़ हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए। जो बेरूबारी जो टेरिटरी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती थी उसको पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान, ये बांग्लादेश प्रेजेंट है बांग्लादेश है, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान होता था, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये एग्रीमेंट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करके, आर्टिकल नंबर 2 का यूज़ करके, अगर आपको याद हो आर्टिकल 2 का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, आर्टिकल 2 से हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना रहे थे। आर्टिकल 3 का यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग जो कोई स्टेट है उसका नाम चेंज, बाउंड्री चेंज, ये सब काम कर रहे थे, उसका एरिया इंक्रीज या डिमिनिश। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप ये सारे काम सिंपल मेजोरिटी से कर लेते हैं, दैट आर नॉट डेल्ट अंडर आर्टिकल नंबर 368, क्योंकि आपको ये आर्टिकल 4 पावर देता है, ये चीज़ बोलता है। बट अगर आपको कोई टेरिटरी को ट्रांसफ़र करना है, इंडियन टेरिटरी को, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ये बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1960 में। इसीलिए अगर आपको याद हो, जब इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था तो उसके लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था गवर्नमेंट को। ओके, अभी आते हैं 1967 पे गोलकनाथ केस। अब इसमें जो शंकरी प्रसाद केस में जो बोला गया था 1951 में, जिसको हम फर्स्ट अमेंडमेंट केस भी बोलते हैं, उसका उल्टा बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। सिंपल, रिवर्स दी शंकरी प्रसाद जजमेंट। फिर पार्लियामेंट ने किया क्या, पार्लियामेंट ने 1971 में 1971 में, आपको याद हो हमने पढ़ा था, 24th अमेंडमेंट किया और उसमें बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। यानी इसका एकदम उल्टा कर दिया इन्होंने, ये लॉ ला के अमेंडमेंट करके। एंड 25th तुरंत ही अगला अमेंडमेंट किया
सेम ईयर में, और ये बोला क्योंकि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं तो इसलिए हम अमेंडमेंट करते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 31C जोड़ा, जिसमें कि पहला क्लॉज ये बोल रहा था कि हम आर्टिकल नंबर 39B यानी पार्लियामेंट 39B और C को जब इम्प्लीमेंट करने जाएगा तो दे शैल नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ दीज 3 फंडामेंटल राइट्स 40, 19 एंड 31। एंड सेकंड प्रोविजन ये था कि जुडिशरी उस पर उसको रिव्यू भी नहीं कर सकती है, ये भी प्रोविजन था उसमें। तो फिर 1973 में केशव नंदा भारती केस होता है, ओके। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, केशव नंदा भारती ये हैं आपके जो कि जो मठ के केरल में था उसके मंक थे, ठीक है, तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी वगैरह ले ली गई थी। तो इन्होंने बोला था आर्टिकल नंबर 26 का वॉलेशन है, 31 उस समय राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट होता ही था। तो यही अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए बिल्कुल, यानी अगेन अब गोलकनाथ को रिवर्स कर दिया, ठीक है, और बोला कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। दैट मीन्स इट अपहेल्ड दी 24th अमेंडमेंट, बट इट सेड कि जो आपने 25th अमेंडमेंट करके 31C का जो पहला प्रोविजन है 39B और C को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे एंड इट शैल नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ 40, 19, 31, बिल्कुल बात सही है, वी एक्सेप्ट इट। बट जो आपने सेकंड प्रोविजन लिखा वो अच्छा नहीं लगा हमें, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल जो रिव्यू है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या होता है, तो ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक्चुअल में इट इज़ अ इनोवेशन, जुडिशियल इनोवेशन है। जुडिशरी ने इसको इनोवेट किया इस केस में, केशव नंदा भारती केस में ही, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से फाइनल क्या हो गया, जो अभी तक वैलिड है, अभी तक एग्जिस्ट करता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा एक केस है इंडिया से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी आपको बताता हूँ, दैट इज़ मैरबरी वर्सेस मेडिसिन केस, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की बात आई है। और अभी जो रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन पॉलिटी का सबसे ज़्यादा गलत किया हुआ क्वेश्चन है। फिर पूरी NTPC में जो सबसे ज़्यादा गलत किया स्टूडेंट ने वो यही क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द डेटा। ये 1803 में हुआ था, 1803 में, और ये इसी में ही सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकल गया है, जो हमने USA से अडॉप्ट किया। ये USA का ही केस है, ओके। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। देन आता इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे राजनारायण जी 1975 के जनरल इलेक्शंस में रायबरेली से। इंदिरा गांधी जीत गई, लेकिन राजनारायण जी का कहना था इन्होंने इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस करी है, अपनी जो सरकारी स्टाफ है उसका यूज़ किया है इन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान। तो ये वॉलेटिव है, ठीक है, किसका, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस ये कर रहा है। तो फिर इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर, सुप्रीम कोर्ट पहले तो बात तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया और इंदिरा गांधी को गिल्टी माना कि इन्होंने इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है, ठीक है। एंड इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने किया क्या, गवर्नमेंट तो इनकी बनी गई थी, तो इन्होंने इस प्रोविज़न को ऐड करवाया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके जो इलेक्शंस होते हैं दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि आगे कभी ऐसा ना हो सके कि जैसे राजनारायण जी सुप्रीम जैसे कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, तो आगे ऐसा ना हो सके, इसलिए इन्होंने इनके इलेक्शंस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 4 जो है, ठीक है, आर्टिकल 329A का, उसको स्टक डाउन कर दिया, जो कि 39th अमेंडमेंट से ऐड किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो ये चीज़ ये वाला केस याद रखिएगा। देन मेनका गांधी केस में, ये वाला केस स्पेशल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर व्यू लिया आर्टिकल नंबर 21 का, जहाँ पर उसने ये बोला कि सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही नहीं देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 21 में, जो कि वो लिखा हुआ है उसमें, वो चीज़ जो कि हमने कहाँ से लिया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बल्कि हम US का कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ड्यू प्रोसेस लॉ को भी हम चेक करेंगे। दैट मीन्स कि कोई जो लॉ है वो जस्ट एंड फेयर है भी या नहीं है, इस चीज़ को भी चेक करेंगे। मेनका गांधी को विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था, ठीक है, तो शी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला कि भाई पहली बात तो राइट टू गो अब्रॉड एंड राइट टू कम टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21, और इसको नहीं वो किया जा सकता है कि आप लॉ बना दो इस तरह से कोई विदेश नहीं जा सकता है और लॉ को फॉलो करो और आप किसी के फंडामेंटल राइट को क्या करो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। प्रोसीजर तो वो करना ही है, आपको फॉलो करना ही है, प्लस हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी चेक करेंगे कि वो जो लॉ है वो जस्ट एंड फेयर है भी या नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, यहाँ पर ब्रॉडर व्यू लिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑफ आर्टिकल नंबर 21। देन मिनर्वा मिल केस होता है 1980 में। दिस केस चैलेंज द 42nd अमेंडमेंट विच मेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड। हुआ क्या, 1973 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन
बेसिक जो स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू उसको नहीं छीन सकते। और प्लस पार्लियामेंट ने क्या किया था, 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया था कि हम किसी भी 14, 19, 31 का वॉलेटिव नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आफ्टर दिस केशवानंद भारती केस जजमेंट 42nd अमेंडमेंट से जो 1976 में हुआ था, और इन्होंने बोला कि हम यानी कि जो पार्लियामेंट है वो 39B और C नहीं, सिर्फ किसी भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो 14, 19, 13 का 31 का वॉलेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एक तरह से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और जो हमारे DPSP के बीच में, उनके बीच में काइंड ऑफ टसल चल रहा था। और ये टसल में एक और केस मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो कि वहीं पर आपका ऐड हो जाएगा जब आपको ये PDF मिलेगा, 1951 का, एंड दैट केस इज चंपकम दोराई राजन केस। ठीक है, चंपकम दोराई राजन केस। ठीक है, चंपकम दोराई राजन केस में क्या हुआ था, चंपकम दोराई राजन एक ब्राह्मण गर्ल थी तमिलनाडु से। तो हुआ क्या था, इनको किसी एग्ज़ाम वगैरह के लिए बैठी होंगे, मतलब आई थिंक एग्ज़ाम में ही था, और किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप था। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दिया, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो शी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऊपर है DPSP से। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसका ये कहना था, हमने रिजर्वेशन बिल्कुल आर्टिकल नंबर 15 में राइट टू इक्वालिटी दी हुई है, हमने रिजर्वेशन इसलिए दिया है क्योंकि हमारा एक DPSP है जहाँ पर स्टेट को ये बात बोली गई है कि आप जो दलित्स हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं, उनके उत्थान के लिए काम करिए। तो हमने तो DPSP का वो किया है। ठीक है, DPSP को हम इम्प्लीमेंट करने गए। ठीक है, और वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 46 में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, फंडामेंटल राइट ऊपर है DPSP से, आप उनको वो नहीं कर सकते हैं। देन फर्दर केस हुए, अभी हमने देखा गोलकनाथ हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ, तो ये बात चली आई कि भाई कौन ऊपर है, फंडामेंटल राइट की जो आपका DPSP। तो 1980 का जो मिनर्वा मिल केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, यानी कि दोनों बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। तो ये मिनर्वा मिल केस में बोला गया था। ठीक है, देन आते हैं वामन राव केस में। दिस केस वॉज कंसर्न विद लॉज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 9th शेड्यूल में क्या था कि पार्लियामेंट ने क्या बोला अमेंड करके 9th शेड्यूल ऐड करके, फर्स्ट अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को, कि अगर हम इसमें कोई भी चीज़, दैट इज पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, अगर इसमें कुछ भी डाल देगा किसी प्रोविजन को, तो जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर पाएगी, न्यायिक समीक्षा पॉसिबल नहीं है। द कोर्ट डिसाइडेड दैट द लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल before 24 April 1973 cannot be questioned for violating fundamental right, but amendments made after that can be reviewed। यानी कि उसके बाद अगर आपने कोई भी ऐड किया, अब 1973 क्यों, क्योंकि इस साल केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी, और उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो उसके पहले आपने कोई भी ऐड कर लिया, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद से जो भी ऐड हुआ होगा या होगा उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, वामन राव केस में बोला। देन आते हैं ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे हुआ क्या था कि जो स्लम्स थे उनको हटाया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। तो इस केस को चैलेंज किया ओल्गा टेलिस ने, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 21, यानी कि यहाँ पर राइट टू जो लाइवलीहुड है वो आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट बना इस पर्टिकुलर केस में, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन 1985 में शाह बानो केस, बहुत फेमस केस है ये। इस केस में क्या था, शाह बानो के जो पति थे, है ना, शौहर थे, उन्होंने इनको तलाक दे दिया। और तलाक उस टाइम पे क्या होता था तलाक में कि, और तलाक में जैसे होता क्या था, हिंदू की अगर बात करें, मान लो हिंदू किसी पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया, तो उसके बाद उसको एलिमनी देनी पड़ती है। ठीक है, एलिमनी उसको देनी पड़ती है ना, यानी पैसे वैसे देने पड़ते हैं, फिक्स्ड हो जाता है सम बाय द कोर्ट, और वो पैसा देते रहना होता है आपको लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम आपको देना पड़ता है। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं था, तो कैसा था, मुस्लिम में इद्दत पीरियड तक देना होता था। इद्दत पीरियड क्या होता था, आपने जैसे एक बार तलाक बोला, फिर अगला तलाक आप एक महीने बाद बोलेंगे, फिर अगला तलाक आप 1 महीने बाद बोलेंगे, ये मतलब टाइम पीरियड होता था कि भाई आप ठीक है आप डिसाइड कर लो। ठीक है, तो इद्दत पीरियड के टाइम पे सिर्फ आपको एलिमनी देनी होती थी, उसके बाद यानी 3 महीने तक एलिमनी देनी है, उसके बाद आपको कोई एलिमनी नहीं देनी है, यार फ्री, सिर्फ 3 महीने। तो शाह बानो ने बोला ये तो वॉलेटिव आर्टिकल 15 का। एक तरफ तो हिंदूज़ में ऐसा हो रहा है कि वो पत्नी को पूरी लाइफ टाइम उसको एलिमनी मिल रही है, तो मुस्लिम्स में ऐसा क्यों नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, आप अपहेल्ड द राइट ऑफ एलिमनी फॉर अ मुस्लिम वुमेन, बट उस टाइम पे था क्या, राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने मुस्लिम वोट लेने के लिए उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया, इसको नलीफाई करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, जिसने बोला हाँ बिल्कुल मुस्लिम वुमेन को भी लाइफ लॉन्ग एलिमनी मिलनी चाहिए,
बाई हर हस्बैंड, बट इस पर्टिकुलर एक्ट को ला के राजीव गांधी ने क्या किया, मुस्लिम वोट के चक्कर में इसको एक तरह से नलीफाई कर दिया। और इसी टाइम पे आपने अगर नाम सुना हो, बिहार के भी जो करंट गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान, पहले कांग्रेस में थे इसी साल तक 1986 में, इसी के चलते इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। मिनिस्टर थे, ठीक है, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 में पढ़ते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टूवर्ड द हाउस ऑफ पीपल, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3। तो वो क्योंकि कलेक्टिवली मतलब सारे डिसीजन को, सबके डिसीजन को ओन नहीं कर रहे थे, उनका डिसीजन अलग था, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और अभी आपको पता है कि वो मतलब ऑब्वियस बात है बीजेपी में है। और खैर आगे बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो 2 बैकवर्ड क्लास कमीशन बने, एक कालेलकर जी की चेयरमैनशिप में, और दूसरा जो बना था मंडल आयोग बना था, मंडल कमीशन बना था बीपी मंडल जी की चेयरमैनशिप में। तो उसने 27% रिजर्वेशन की बात कही थी ओबीसीज को, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इम्प्लीमेंट जब किया गया तो इंदिरा साहनी ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि सबसे पहली बात यह है कि उसने अपहेल्ड किया 27% रिजर्वेशन को। उसी टाइम पे 10% का ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिला था। हाँ जी, उस टाइम पे 10% रिजर्वेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस को। 1991 की बात है, ठीक है। ये जो मंडल आयोग है तो 1979 में बना था, लेकिन 1990 में जाके वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 10% रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस को। तो सबसे पहली बात तो ये 1992 का जो केस है, इसमें वो जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 27% ओबीसीज को रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया, प्लस इसने बोला कि इससे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाए रिजर्वेशन से, प्लस रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, सबका मिला के, सबका मतलब SC ST OBC सबका मिला के 50% को एक्सीड नहीं कर सकता। ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। देन आते हैं SR बोमाई केस में। इन दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ट्राई टू कर्ब दी ब्लैटेंट मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। काफ़ी सारी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रोविजंस दिए कि भाई किस तरह से गवर्नर को फंक्शन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें SR बोमाई केस में बताएं, क्योंकि आर्टिकल 356 का एक गलत यूज़ हो रहा था, मिस यूज़ हो रहा था। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए SR बोमाई केस में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। देन 1997 में DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ठीक है, एक मूवी भी है उमराह करके, उसमें वो आदित्य रॉय करके जो हीरो होता है वो इसको कोर्ट भी करता है जजमेंट को, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जब उसको पुलिस कस्टडी में पीटा जाता है। तो एक्चुअल में उस टाइम पे पुलिस कस्टडी में काफ़ी लोगों की डेथ हो रही थी, काफ़ी टॉर्चर वगैरह किया जाता था। तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे DK बासु। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे रूलिंग आई थी, बहुत सारी रूलिंग थी किस तरह से पुलिस को ट्रीट करना है अगर किसी को पकड़ते हैं तो, कि उसको आपको बताना है कि क्यों अरेस्ट किया, उसके घर वालों को बताना है, हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है उस पूरी चीज़ की, ठीक है, उसको पूरा लीगल प्रैक्टिशनर देना है, प्लस आप उसको, और ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वहाँ का स्टेट का, उसको भी बताना है उस अरेस्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो रूलिंग्स हैं ये इसको लेके आई थी। किस चीज़ को लेके? जो वाइड स्प्रेड कस्टोडियल वायलेंस हो रहा था और जो डेथ्स हो रही थी पुलिस कस्टडी में, उसको लेके थी, सिंपल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट टॉर्चर वगैरह लोगों का ना हो सके। अरेस्ट अगर आपको किसी ने किया, आपने अगर किसी को किया है, पुलिस को लिए था, तो उसको आपको टॉर्चर नहीं करना है। देन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी विद रिस्पेक्ट टू दी सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस। तो विशाखा गाइडलाइंस के नाम से इनको हम जानते हैं कि किस तरह से जो विमेंस वर्क कर रही हैं वर्क प्लेस में, उनका सेक्शुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1997 की जजमेंट है। देन ये केस आपका नहीं, ये केस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, केस पढ़ेंगे इसको भी हम, लेकिन ये वाला केस ये नहीं जिसके बारे में चर्चा यहाँ हो रही है। आपका एक सेकेंड, ये 1995 का केस होगा, सरला मुडगल केस है ये, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको हम, ये करेक्ट हो के आपको मिलेगा PDF, सरला मुडगल, ठीक है, केस 1995 में हुआ था। अभी इसमें हुआ क्या था कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हिंदूज़ में क्या होता है, आपने एक शादी करी, ठीक है, तो दोबारा जब तक वो पहली शादी आप पूरी तरह से वो नहीं हो जाते उससे, तब तक आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं ना। डिवोर्स पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट और एलिमनी सब कुछ देना होता है उसमें। लेकिन मुस्लिम्स में ऐसा नहीं, मुस्लिम्स में अलाउड होता है, आप मल्टीपल जो है मैरिज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो इनके साथ ऐसा ही किया सरला मुदगल, इनके हस्बैंड ने इनको पहले डिवोर्स दिया, उसके बाद इस्लाम धर्म अपना लिया लॉ से बचने के लिए और मल्टीपल मैरिज करी। अबे साले। तो फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरला मुदगल केस में कि आप लॉ को इस तरह से एस्केप नहीं कर सकते हैं। आप जब तक आपने जो पहली शादी करी है वो आप हिंदू के तौर पे करी थी, तो वो हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी।
और जब तक उसको पूरा निपटारा नहीं कर लेते हैं तब तक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कुछ भी तुम अपना लो, कोई भी धर्म, वो आपको लॉ से नहीं बचाएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। देन आर कोयलो केस है वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें अगेन ये वही है 9 शेड्यूल केस के नाम से इसको जानते हैं, कि आपने 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी चीज़ रखी हैं, ठीक है, अगर देखें तो 9 शेड्यूल में, तो वो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन उसके बाद कुछ भी रखा गया है 9 शेड्यूल में, तो इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आर कोयलो केस में बोला था, इसको 9 शेड्यूल केस के नाम से भी जानते हैं। देन नोटा जजमेंट आई थी 2013 में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला था कि आपको एक ऑप्शन रखना है नन ऑफ दी अबव का, नोटा को, बिकॉज ये राइट टू एक्सप्रेशन के तहत आता है कि अगर कोई खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ स्पीच, बट उसी में राइट टू साइलेंट भी है, कि आप अगर शांत रहना चाहते हैं वो भी है। तो अगर हम किसी को वोट नहीं करना चाहते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता, तो वो भी तो एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत नोटा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था 2013 में। देन ये है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसमें था क्या कि अगर कोई भी MP, MLA, MLC है ना, अगर इन्होंने कुछ इस तरह का क्राइम वगैरह किया है, ठीक, तो अगर ये कन्विक्टेड हैं क्राइम के, तो ये फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके लिए उनको एक अपील फाइल करना होता था 3 महीने के अंदर, बस वो चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, इसने स्ट्रक डाउन किया और बोला कि अगर कोई भी 2 साल या उससे ज़्यादा कन्विक्ट होता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसकी जो सीट है वो तुरंत लूज़ हो जाएगी। ठीक है, ये लिली थॉमस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। 2014 में ये जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज दी थर्ड जेंडर। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट टू ट्रीट देम एज माइनॉरिटीज एंड एक्सपैंड रिजर्वेशन इन जॉब, एजुकेशन, ये सब में वो करना चाहिए। तो नालसा केस ये है ट्रांसजेंडर्स को लेके, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको थर्ड जेंडर के तौर पे रिकग्नाइज किया था। तो अगर आप देखोगे कहीं पे फॉर्म वगैरह भरते हो तो है ना 3 ऑप्शन आते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर करके। ठीक है, 2017 में ट्रिपल तलाक जजमेंट आई, और ट्रिपल तलाक जो जजमेंट आई थी वो वॉज विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द बैकवर्ड प्रैक्टिस ऑफ द इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। वो कौन सा था अगर आपको याद हो, वो शाह बानो केस था। ठीक है, ये जो था इसको शायरा बानो केस बोलते हैं, जहाँ पे शायरा बानो अप्रोच करी थी सुप्रीम कोर्ट की ऐसे तलाक तलाक तलाक, तुरंत 3 बार तलाक बोलो और तुरंत तलाक हो जाता है, तो ये सब तो गलत है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस होता चला आ रहा था। 2017 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था फिर भी। तो 2019 में पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई, इसको जानते हैं हम मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 का, जहाँ पे तलाक़ बिद्दत, दैट इज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर ही दिया था, लेकिन हम लॉ ला के सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्लियामेंट ने इसको क्या बता दिया कि अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको जो है सज़ा होगी, अभी सज़ा का प्रावधान कर दिया। 2017 में राइट टू प्राइवेसी, जिसको कि हम फेमसली KS पुट्टास्वामी केस के नाम से भी जानते हैं, KS पुट्टास्वामी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और उन्होंने बोला ये जो आधार लाया जा रहा है तो ये तो राइट टू प्राइवेसी का एक तरह से वॉलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो नहीं माना कि सुप्रीम कोर्ट का वॉलेशन है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि पार्लियामेंट ने बोला नहीं ये तो फंडामेंटल राइट ही नहीं है, तो फिर कैसे राइट टू प्राइवेसी, कहाँ की राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप आधार वो करवा रहे हो ठीक है, हम उसमें वो नहीं कर रहे हैं कि वो प्राइवेसी का वॉलेशन है, बट रिमेंबर राइट टू प्राइवेसी इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, दो आधार इज़ नॉट अ वॉलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा कि भाई हमें दोनों चीज़ों में देखना होगा कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छे की ओर संकेत कर रहा है, तो हमें वो अपनाना है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। बट राइट टू प्राइवेसी इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21। इसको हम आधार केस के नाम से भी जानते हैं, KS पुट्टास्वामी केस को। 2020 में अनुराधा बसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एंड अदर्स केस हुआ था, जिसमें कि दिस केस डेल्ट विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन मीडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर फॉलोइंग द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 70। तो आर्टिकल नंबर 370 जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो आपको पता था काफ़ी सारे लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया गया था, एंड जो भी इंटरनेट वगैरह है, मीडिया, उसको शट डाउन कर दिया गया था। तो ये अनुराधा बसीन गई थी, ठीक है, इन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट इंटरनेट एक्सेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेड एंड शट डाउन्स मस्ट मीट। अगेन वही चीज़ को यहाँ पर अपनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बिल्कुल इंटरनेट एक्सेस है फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, बट लेकिन यहाँ पर हमें फिर से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को देखना होगा कि अगर हम उसको खोल देंगे, ठीक है, इंटरनेट और ये सब, तो दंगे भड़क सकते हैं। तो इसलिए वही सेम जो आधार केस वाला था उसी तरह का ये भी जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया था। 1-2 केस और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे एक 2015 का केस है, ठीक है, 2015 का
जिसको हम जानते हैं श्रेया सिंघल केस के नाम से, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट, अब हुआ क्या था एक्चुअली में उस समय बाला साहब ठाकरे की, है ना, डेथ हुई थी, तो बंद हो गया था, बंद लगा दिया गया था महाराष्ट्र में। अब बंद लगाने की वजह से 2 लड़कियां थीं जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि ये नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। किस एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया? सेक्शन नंबर 66, सेक्शन 66A ऑफ दिस IT एक्ट, ठीक है। एक सेकेंड, जो IT एक्ट था दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, उसके तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें यह था कि अगर कोई इस तरह के ऑफेंसिव पोस्ट करता है सोशल मीडिया से तो फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। बट इसमें क्या हुआ, श्रेया सिंघल, ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर केस में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट ऑफ 2000 को वॉलेटिव माना। किसका? वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और एक 1971 का ही केस थोड़ा सा याद रखेंगे, लास्ट केस है हमारा 1971 में, जो कि हुआ था, जिसको हम जानते हैं UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जैसे ही हमारी लोकसभा डिसॉल्व होती है उसके तुरंत बाद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड द ऑफिस। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे तो काम कर नहीं सकता है। तो जब तक नई लोकसभा बनेगी तब तक अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहेगी तो प्रेसिडेंट तो अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करने लगेगा, जो कि कर नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 74 में ये मेंशन है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो फिर लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इमीडिएटली सीज टू होल्ड द ऑफिस, वो तुरंत ही नहीं हट जाते हैं, वो तब तक रहेंगे जब तक कि नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती है। तो ये UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस में कहा गया था 1971 में जो हुआ था। एंड फाइनली वी आर फिनिश्ड विद ऑल द केसेस। और आपको इसकी जो पूरी PDF है पूरे लेक्चर की, आपको पनवार SCC टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड अगला, जैसे मैंने बताया आपको, जो रिसेंट में अभी हुए हैं करंट अफेयर्स में जो भी हमारे केसेस हुए हैं वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इस पर भी टारगेट रख ही लेते हैं 10,000 लाइक्स का, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस लेक्चर। और बाकी क्विज आप परमार अकेडमी ऐप से अटेंड कर सकते हैं। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।